मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। उच्चाधिकारी तीर्थ कहलाते थे। तीर्थ कहा जाता था उच्च अधिकारियों को। अर्थशास्त्र में कुल 18 उच्च अधिकारियों की चर्चा मिलती है। 18 विभाग थे मौर्य काल में। 18 अलग अलग विभागों में प्रशासन को बांटा गया था और उच्चाधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। प्रांतों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। अशोक से पहले प्रांत 4 भागों में विभाजित थे। प्रोविंसेस जो थी 4 भागों में। बहुत बड़ा साम्राज्य था बहुत बड़ा साम्राज्य था तो इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया। दिशा नहीं तो क्षेत्रों के हिसाब से। अशोक से पहले की बात है ये। उत्तरापथ, उत्तर मतलब नॉर्थ का एरिया जो था, नॉर्थ इंडिया, और उत्तर पश्चिमी भाग जो कश्मीर के उस तरफ का भाग है, कश्मीर अफगानिस्तान की तरफ का भाग, उसकी राजधानी कर दी तक्षशिला। दक्षिणापथ, दक्षिण का भाग जो था कर्नाटक तक का, उसकी राजधानी कर दी सुवर्णगिरी। अवंती जो थी ये मध्य प्रदेश में, जो अवंती, इसकी राजधानी कर दी उज्जैनी, जिसे आज उज्जैन कहते हैं। और प्राची जो था मध्य देश, इसकी पाटलिपुत्र। कलिंग जो था, जिसको बाद में अशोक ने जीता, अशोक के टाइम 5वीं प्रोविंस बन गई है, इसकी राजधानी तोसली अशोक के समय बनी थी। तो जैसे भारत था ये पूरा, ऐसे मान लेते हैं ये पूरा साम्राज्य भारत था। तो दक्षिण में जो ये कर्नाटक का हिस्सा है, इसकी राजधानी हो गई सुवर्णगिरी। इसके ऊपर था उज्जैनी का हिस्सा, इसकी राजधानी हो गई उज्जैनी। इसके ऊपर था कलिंग का हिस्सा, इसकी राजधानी हुई तोसली। इसके ऊपर था ये जो एरिया बंगाल बिहार वाला एरिया, इसकी राजधानी हो गई पाटलिपुत्र। इसके बाद जो था ये वाला एरिया इधर पश्चिम भारत का, इसकी राजधानी हुई तक्षशिला, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे। प्रांतों का शासन आर्यपुत्र करते थे। ये जो प्रांत बंटे थे 5, इनके जो शासक थे वो आर्यपुत्र कहलाते थे। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रोविंसेस जो थी 5 प्रोविंसेस, इनको चक्र कहा जाता था। उच्च अधिकारी कहलाते थे तीर्थ और प्रोविंसेस कहलाते थे चक्र। प्रांतों को मंडलों में बांटा गया था। प्रांत बहुत बड़े बड़े होते थे क्योंकि, तो उसको और छोटे छोटे भागों में बांटा, जिसका अधिकारी प्रदेष्टा होता था। प्रांतों को मंडलों में बांट दिया। जैसे मान लो एक प्रांत है, उसको 5 मंडलों में बांट दिया, 8 मंडलों में बांट दिया। तो उसका जो अधिकारी होता था, उच्च अधिकारी, जो उसका प्रमुख होता था, उसको प्रदेष्टा कहा जाते थे। राजस्व संग्रहणकर्ता को गोप कहा जाता था। जो भी कर और राजस्व, इनकम टैक्स जो संग्रह करता था, उसको गोप कहा जाता था। पणाध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। पण जो थी उस समय मुद्रा थी, तो उसी से पण का अध्यक्ष मतलब वाणिज्य, इकोनॉमी का अध्यक्ष। गुप्तचर गूढ़ पुरुष कहलाते थे। गूढ़ पुरुष जो अर्थशास्त्र किताब है चाणक्य की, उसमें महामात्य सर्प एक गुप्तचर का उल्लेख है। जो अधिकारी था उन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। 2 तरह के गुप्तचर होते थे, एक थे संस्था, एक थे संचार। संस्था जो थे वो एक स्थान पर रहने वाले गुप्तचर होते थे। मतलब एक जो एरिया है, इसी में वो सिर्फ गुप्तचर थे, इसी के एरिया की वो नज़र रखते थे। संचार वाले वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, गुप्तचर थे ये लोग। कौटिल्य ने तलाक के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब है उस समय तलाक प्रचलित था। स्वतंत्र रूप से रहने वाली विधवाएं छंदवासिनी कहलाती थी। छंदवासिनी कहा जाता था स्वतंत्र रूप से रहने वाली महिलाएं। वैश्याएं रूपजीवा कहलाती थी। वैश्यावृत्ति प्रचलित थी और उनको
राजाश्रय प्रधान था। राजाश्रय मतलब राजा का आश्रय प्रदान था, मतलब कि कर सकते हो। अच्छे घरों की स्त्रियां अनिष्कासिनी कहलाती थी। निष्कासन मतलब बाहर निकलना, तो अनिष्कासिनी कहलाती थी, जो बाहर नहीं निकल सकती, घर में ही रहती थी। राजकीय भूमि का अधिकारी, राजकीय भूमि जो होती थी, जो राजा की भूमि होती थी, वो सीता भूमि कहलाती थी और इसका अध्यक्ष सीता अध्यक्ष कहलाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती देने वाली भूमि अदैव मात्रक कहलाती थी। देवी मात्रक मेरे हिसाब से देवी के समान माना जाता था। राजकीय मुद्रा थी पर्ण। पर्णम वाया राजकीय मुद्रा, ये थी चांदी के सिक्के हुआ करते थे पर्ण। एग्रोनोमी को मार्ग निर्माण अधिकारी माना जाता था। मार्ग निर्माण अधिकारी। अब ये मुद्राओं की बात कर लेते हैं। काशार्पण, पर्ण या धारण, ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे। पर्ण याद रखो और काशार्पण। निष्क, सोने का सिक्का होता था निष्क। माशक, तांबे का सिक्का। सिर्फ पर्ण याद रखो और काशार्पण याद रखो, चांदी के सिक्के होते थे जो। मौर्यकालीन कर व्यवस्था। सीता था, अभी मैंने बताया, राजकीय भूमि से आए। प्रवेश्य आयात कर, कोई भी वस्तु आयात होकर आती थी, बाहर से अंदर आ रही है तो उस पर कर लगाते थे। प्रवेश करना। निष्क्राम्य, निर्यात कर, कोई भी वस्तु बाहर जा रही है तो निष्कासन, जो निष्कासित हो रही है, बाहर जा रही है, तो यहाँ पर कर लगता था, निष्क्राम्य कर। बलि, एक प्रकार का राजस्व कर था, एक प्रकार का इनकम टैक्स। विष्टि, निःशुल्क श्रम राजा के लिए। प्रत्येक घर के लोगों को राजा के लिए कुछ ना कुछ किसी भी प्रकार का श्रम करना पड़ता था। वो लोग जो बताते थे, इसके लिए उन्हें कोई वेतन, कोई पगार नहीं दी जाती थी, तो इसको विष्टि कहा गया है, निःशुल्क श्रम। काश्तकारों को उपवास कहा गया है। काश्तकार जो होते थे उनको उपवास कहा जाता था। अब ये मौर्यकालीन शिलालेख, ये पढ़ लेते हैं। लूसेंट में तो इतने नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये पढ़ लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। शाह एक कुना शिलालेख, अफगानिस्तान से मिला है, खरोष्ठी लिपि का। शाहबाजगढ़ी और मानसहरा, सॉरी, ये अरमाइकी लिपि का है, अरमाइक लिपि। शाहबाजगढ़ी और मानसहरा पाकिस्तान में है दोनों, और ये हैं खरोष्ठी लिपि के। महास्थान अभिलेख मैंने बात की, चंद्रगुप्त का था, बांग्लादेश में मिला है। कालसी अभिलेख, देहरादून उत्तराखंड, ये अशोक का था, ये कालसी अभिलेख। 100 गोरा मिला है, गोरखपुर यूपी। गिरनार जूनागढ़ गुजरात। धौली पुरी उड़ीसा। धौली ये याद रखना, और जौगढ़ ये इम्पोर्टेंट है, दोनों उड़ीसा में। सोपारा महाराष्ट्र में, सोपारा जगह का नाम है, अभी भी नाला सोपारा आसपास का एरिया है, कहा जाता है सोपारा, महाराष्ट्र। ब्रावो अभिलेख राजस्थान में है, जयपुर कहा जाता है, मैंने तो आज तक देखा नहीं है, लेकिन जयपुर में ब्रावो अभिलेख, राजस्थान। कनगनहल्ली गुलबर्गा कर्नाटक में है, कनगनहल्ली अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख जो है, इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। कारुआ की रानी थी अशोक की, उसका अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख। ये जो है कौशाम्बी अभिलेख, इसकी कहानी बता देता हूँ। कौशाम्बी वाराणसी का जो एरिया है, वाराणसी नहीं, इलाहाबाद के आसपास का जो एरिया है, उसको कौशाम्बी कहा जाता था। तो अशोक ने बनवाया। उसके बाद हरिसेन था, समुद्रगुप्त आएगा, गुप्त वंश का। हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का सेनापति था। समुद्रगुप्त का कवि था। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उस पर लिखवा दी। फिर जब अकबर आया, अकबर को वो चीज़ पसंद आई, तो उसने इलाहाबाद का जो किला बनाया था, लाल किला, उसमें वो प्रशस्ति रखवा दी, प्रयाग प्रशस्ति।
उसके बाद अकबर का पुत्र हुआ जहांगीर। जहांगीर ने उस पर अपने उल्लेख लिखवा दिए और जहांगीर के बाद बीरबल ने, जो अकबर का कवि भी था, उसने अपने उल्लेख लिखवा दिए। तो ये बहुत लंबी स्टोरी है कौशाम्बी अभिलेख की। मास्की कर्नाटक में पिछले वीडियो में पढ़ा था। ब्रह्मगिरी ये भी कर्नाटक में है। निट्टूर ये कर्नाटक में है। उदयगोलम ये भी कर्नाटक। ये 4 पढ़ो, मास्की, ब्रह्मगिरी, निट्टूर, उदयगोलम कर्नाटक में है। सन्नाती अभिलेख ये भी कर्नाटक में है। जटिंग रामेश्वर ये भी कर्नाटक में है। सन्नाती और जटिंग रामेश्वर। गोवी मठ ये भी कर्नाटक में। अब एक ये याद करो, एरगुड़ी। एरगुड़ी आंध्र प्रदेश में। एरगुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश। इसमें मास्की, ब्रह्मगिरी, निट्टूर, उदयगोलम और इसमें हो गया एरगुड़ी। फिर आता है राजुल मंडलगिरी, ये भी आंध्र प्रदेश में है। एक ही गुर्जरा हो गया एमपी में। अहरोरा ये इम्पोर्टेंट है। अहरोरा अभिलेख मिर्ज़ापुर यूपी में मिला है। सासाराम बिहार में है ये जगह, सासाराम। इस पर अशोक का अभिलेख मिला है। और सासाराम में एक इम्पोर्टेंट चीज़ और क्या है, शेरशाह सूरी का मकबरा। सारोमारो एमपी में है ये भी। सारोमारो इम्पोर्टेंट नहीं है। रुम्मिनदेही अभिलेख ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। ये लुम्बिनी नेपाल में मिला है। इसमें अशोक ने नेपाल जब लुम्बिनी गया था तो उसने वहाँ पर भूमि से जो कर आता था वो 1/8 भाग कर दिया था, बिल्कुल ना के बराबर। इसलिए ये रुम्मिनदेही अभिलेख इसी पर बेस्ड है पूरा। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। 7 दीर्घ स्तंभ लेख हैं। एक है दिल्ली टोपरा, फिरोज शाह तुगलक ले गया था दिल्ली मेरठ। ये भी फिरोज शाह तुगलक लाल किले में रखवा दिया दिल्ली के। फिर था एक रामपुर वह स्तंभ लेख, ये चंपारण में है। एक था लोहगढ़ चंपारण, एक नंदनगढ़ चंपारण। चंपारण में 3 स्तंभ लेख हैं बेसिकली, 2 ये हो गए और एक था ये प्रयाग वाला या इलाहाबाद स्तंभ लेख। और एक जो था अभिलेख उसमें अशोक ने आजीवकों के बारे में लिखा था कि उनकी सहायता करनी चाहिए। रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज कार्लाइल ने 1872 में की। कार्लाइल रामपुरवा स्तंभ लेख 1872 में लॉर्ड मेयो था। और पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। अशोक ने आजीवकों के रहने के लिए 4 गुफाएं बराबर की पहाड़ियों में बनवाई। बराबर की केव्स हैं बिहार में अशोक ने आजीवकों के रहने के लिए 4 पहाड़ियाँ बनवाई, बराबर केव्स। दूसरी सबसे पुरानी केव्स मानी जाती है। पहली है अरावली हिल्स, दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन्स। ये है राजस्थान, थोड़ा बहुत गुजरात और फिर दिल्ली तक है ये। उसके बाद दूसरी सबसे पुरानी केव्स माउंटेन हिल्स हैं ये बराबर। अशोक के पोते दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा, ये भी बिहार में ही है, 2 गुफाएं प्रदान की। नागार्जुन गुफा अशोक का पोता था दशरथ। ये नागार्जुन गुफा जो है ये बराबर पहाड़ियों से थोड़ी ही दूर है, 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है। मौर्यों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। प्राकृत भाषा जो थी राजकीय। ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट। इससे बाहर मौर्य वंश से कुछ नहीं आएगा।